स्वागत है आपका जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। आज के समय में बदलती लाइफस्टाइल बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण बन चुकी है और ऐसी समस्याएं जिनको हम समझ भी नहीं पाते हैं और वो बीमारी का रूप ले लेती हैं। खास तौर पर महिलाओं की जब हम बात करते हैं तो घर में रहने वाली महिलाएं, कामकाज करने वाली महिलाएं, कई तरह के ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिन्हें नजरअंदाज करती हैं, लेकिन वो फिर बीमारी का रूप लेते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को आज विस्तार से समझेंगे और समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में बहुत ही खास मेहमान मौजूद हैं, डॉक्टर सोनल भातला जी। जो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर साहब आपका, जो कि डायरेक्टर हैं और एचओडी हैं ओबस्ट्रिक एंड गायनेकोलॉजी यथार्थ सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मॉडल टाउन। तो देखिए डॉक्टर से आज सारे पहलुओं को समझेंगे। डॉक्टर सोनल, सबसे पहले तो मैं उस समस्या से शुरुआत करना चाहूंगी बातचीत की जो महिलाओं के बीच में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, वो है एनीमिया। तो महिलाओं में एनीमिया क्यों पाया जाता है और इससे कैसे बचा जा सकता है? अनीमिया देखो क्या होता है। अनीमिया इज़ हीमोग्लोबिन कम होना शरीर के अंदर। और अनीमिया क्यों होता है? क्योंकि हर महीने हर लेडी को जो पीरियड्स आते हैं उस वजह से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है। फिर उनकी प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, मल्टीपल डिलीवरीज होती हैं। फिर आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान में लोग आयरन की दवाई खाने से कितना कतराते हैं। सो अनीमिया बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में और इसको ट्रीटमेंट के लिए हमें हरी पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। चिकन और नॉनवेज में अगर आप लिवर लेते हैं वो फ़ायदेमंद हो सकता है इसके लिए। और आपको गुड़, काला चना, बीटरूट, ये सब चीज़ों से, अनार, इन सब चीज़ों से हीमोग्लोबिन बढ़ता है और इसका सेवन करना चाहिए और नियमित रूप से अपनी जांच करानी चाहिए कि हीमोग्लोबिन कम तो नहीं हो रहा। और साथ में आयरन की टैबलेट्स लेनी चाहिए जो कि सरकार की द्वारा मुफ्त अवेलेबल भी हैं। डॉक्टर सोनल, आपने ये तो बताया कि अनीमिया क्या है, कैसे इसका इलाज होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अनीमिया जिसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और कब ये आइडेंटिफाई करना चाहिए कि नहीं इस व्यक्ति को, इस महिला को अनीमिया का खतरा हो सकता है, तो उसे जाकर टेस्ट कराने चाहिए? देखो, जो भी स्त्री आपको शक्ल में देखने में पेल नजर आ रही है वो अनीमिक है। जिसको चलने में सांस फूल रही है, सीढ़ियाँ उससे नहीं चढ़ा जा रहा है, सांस फूल रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं अनीमिया है। और अनीमिया बहुत कॉमन है हिंदुस्तान में। किसी के पेट में कीड़े भी हो जाएं उसको भी अनीमिया हो जाता है। तो इसलिए अनीमिया की हर साल हर इंसान को जांच करानी चाहिए। ज़्यादातर जो लड़कियां होती हैं उनके लिए आजकल कहा जा रहा है कि एचपीवी वैक्सीन मैंडेटरी हो गई है, बहुत ज़रूरी हो गई है। तो आखिर क्यों इतनी आवश्यक है एचपीवी वैक्सीन? एचपीवी वैक्सीन, देखो दीपिका, एचपीवी जो है वो कॉमनेस्ट कॉज है सर्वाइकल कैंसर का। सर्वाइकल कैंसर मीन्स बच्चेदानी के मुंह का कैंसर। सो अगर हम एचपीवी वैक्सीनेशन एक लड़की को यंग अवस्था में लगा देते हैं, 9 से 14 साल की उम्र में लगा देते हैं और सिंगल डोज लगा देते हैं, तो वो ताउम्र इस सर्वाइकल कैंसर की बीमारी से बच सकती है। सो जब आप 9 से 14 साल की उम्र में वैक्सीन ये लगाएंगे तो आपको एक ही डोज लगानी पड़ेगी और इससे जो है जो इम्यूनोजेनिसिटी इस एज पे बहुत ज़्यादा होती है, इससे वो सारी उम्र जो है सर्वाइकल कैंसर से बची रहेंगी। तो डॉक्टर साहब, मैं अब आगे बढ़ते हुए, आपने जैसे एचपीवी के बारे में बताया है, एक ऐसा ही कॉमन टर्म है जिसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी और बहुत ही कॉमन ये ज़्यादा समस्या लड़कियों में बन चुकी है। चाहे हम बात करें पीसीओडी और पीसीओएस, ज़्यादातर लड़कियों में पाई जाती है। धीरे धीरे जिस तरह से पहले हमें ये समस्या नहीं देखने को और सुनने को मिलती थी, अब ऐसा क्या हुआ है कि अगर कोई भी लड़की डायग्नोसिस करवाने जाती है तो 80% पीसीओएस और पीसीओडी डायग्नोस होता है। पीसीओडी जो मैं कहूँगी कि वो एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की तरह से आ गया है। पुराने ज़माने में हमारी बहुत फिज़िकल एक्टिविटी होती थी जो कि आजकल नहीं है। आजकल के बच्चे ज़्यादातर टीवी पे, फ़ोन पे बैठे रहते हैं, उनकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज बिल्कुल भी नहीं है। उसी के करके ये एक हार्मोनल डिसऑर्डर की तरह पीसीओएस आ गई है, जिसमें कि वज़न बढ़ता है, इर्रेगुलर पीरियड्स होते हैं और चेहरे पे, बॉडी पे अननेसेसरी हेयर आने शुरू हो जाते हैं। जब हम वेट नहीं कम करते हैं तो पीरियड और इर्रेगुलर हो जाते हैं और जब पीरियड इर्रेगुलर होते हैं तो वेट और बढ़ जाता है। सो हर लड़की एक विशियस साइकिल में फंस जाती है जिसमें से वो निकल पाना उसके लिए बहुत नामुमकिन हो जाता है। इससे आगे जाके इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी आ सकती है कि बच्चे ना होने की भी तकलीफ हो जाएगी, क्योंकि जिसको पीसीओएस है उसका हर साइकिल में एक एग नहीं बन रहा है। सो इसको हैंडल हमें करना चाहिए और इसका सबसे आसान तरीका है वज़न कम करना
और वज़न कैसे कम करेंगे? डाइट से कम करेंगे और साथ में एक्सरसाइज से कम करेंगे। सो नियमित आहार और नियमित एक्सरसाइज, यही हल है पीसीओडी का। पीसीओडी का हल तो आपने बताया, लेकिन पीसीओडी और पीसीओएस ये दोनों टर्म क्या अलग हैं या एक ही है, ये भी बता दीजिए। पीसीओडी पॉलिसिस्टिक ओवेरियन डिजीज होगी कि मल्टीपल फॉलिकल्स हैं ओवरीज के अंदर। पीसीओएस मींस सिंड्रोम इस्टेब्लिश हो गया, जिसमें कि आपके हेयर ग्रोथ, वेट गेन, इरेगुलर पीरियड्स, ये सब साथ में आ गए। तो क्या जिसको पीसीओडी है तो जरूरी है कि उस लड़की का वेट गेन होगा ही होगा, या कई बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ डायग्नोसिस हुआ है, वेट गेन नहीं हो रहा है? ऐसा होता है कि पीसीओएस दो तरह की होती है, एक थिन पीसीओ और एक फैटी पीसीओ। सो थिन पीसीओ भी एक टर्म है जिसमें लेडी स्लिम रहती है बट उसके पीरियड्स रेगुलर टाइम पर नहीं आते हैं। ऐसी वाली लड़कियों को हेयर ग्रोथ कम रहती है। तो क्या इसके मेंस्ट्रुअल साइकिल पर भी, जिस तरह से आपने कहा कि कई बार जो साइकिल होती है एज एक्सपेक्टेड जितनी 3 to 5 डेज की चलती है, अगर उससे कम साइकिल होती है तो उससे भी कुछ एक इंडिकेशन मिलता है कि इस लड़की को पीसीओएस या पीसीओडी हो सकता है? पीसीओएस सबसे कॉमनली प्रेजेंट करती है कि पीरियड्स की ड्यूरेशन बढ़ जाती है। जैसे एक पीरियड एक दिन को आएगा तो अगला पीरियड 2 या 3 महीने बाद आएगा, और ये ड्यूरेशन धीरे धीरे एक्सटेंड होती है। जैसे शुरू में आपका पीरियड आ रहा था हर महीने, फिर ग्रेजुअली 35 डेज पर आना हुआ, फिर 40 डेज पर आना हुआ, फिर ग्रेजुअली 60 डेज पर आना हुआ, और इस प्रोसेस में वेट गेन हो जाता है। और जब वेट गेन हो जाता है तो फिर पीरियड्स और ज़्यादा इरेगुलर होने शुरू हो जाते हैं, कम होने शुरू हो जाते हैं। एक थायराइड की प्रॉब्लम भी इसके साथ बड़ी कॉमनली एसोसिएटेड है, तो इसलिए थायराइड डिसऑर्डर को भी इस सिचुएशन में एक्सप्लोर करना चाहिए। पीसीओडी से जुड़ा हुआ मेरा आपसे आखिरी सवाल रहेगा कि क्या ऐसे टेस्ट होते हैं जिससे ये डायग्नोसिस हो पाए कि पीसीओडी और पीसीओएस डिटेक्ट हो रहा है? इसमें हम लोग यूजुअली अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं, जिसमें कि रिंग नेकलेस लाइक अपीयरेंस होती है ओवेरियन सिस्ट्स की ओवरीज के अंदर। दूसरा, हम एक पीरियड्स के डे 2 पे FSH LH रेशियो देखते हैं। अगर वो रेशियो डिस्टर्ब हो गई है, उससे हम लोग पीसीओएस डायग्नोज करते हैं। और साथ ही में सीरम इंसुलिन लेवल्स देखते हैं। पीसीओडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बड़ी कॉमन है कि बॉडी के अंदर इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो क्या होता है कि वज़न भी बढ़ता चला जाता है और जो हम खा रहे हैं वो यूटिलाइज भी नहीं हो रहा एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। सो एट द सेम टाइम यू आर गेनिंग वेट, पर आप वीक भी फील करते हो। तो क्या इसके लिए लाइफ टाइम दवाइयाँ चलती रहती हैं या एक टाइम आने के बाद दवाइयाँ भी? बिल्कुल, दवाई चलेगी जब तक आप वज़न कम नहीं कर लेते। तो वज़न कम करना ही मूल मंत्र है इन पीसीओडी। जो लोग हमें सुन रहे हैं और इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो इस मंत्र को जरूर ध्यान रखें कि आपको किस तरह से इस समस्या से बचना है। अगले टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाहूंगी डॉक्टर सोनल कि प्री कंसेप्शन काउंसलिंग क्या होती है और गर्भधारण करने से पहले ये इतनी ज्यादा जरूरी क्यों हो जाती है? देखो, प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग इज काउंसलिंग बिफोर यू कंसीव। तो आजकल बहुत सारे कपल्स डॉक्टर्स को अप्रोच करते हैं कि हमें कंसीव करने से पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेनी है। उस सिचुएशन में हम उनका ब्लड ग्रुप देखते हैं, उनका हीमोग्लोबिन देखते हैं कि वो अभी प्रेगनेंसी लेने के लिए तैयार भी है कि नहीं है। फिर उनका थायराइड प्रोफाइल देखा जाता है। फिर उनकी थैलेसीमिया स्क्रीनिंग की जाती है कि कहीं दोनों कपल्स थैलेसीमिक तो नहीं है, क्योंकि अगर दोनों थैलेसीमिक माइनर हैं तो आगे जाके बच्चे को 50% थैलेसीमिया मेजर होने का रिस्क होता है। सो थैलेसीमिया स्क्रीनिंग होती है। फिर उनका थायराइड प्रोफाइल देखा जाता है। उसके बाद अगर फैमिली में किसी तरह का भी कोई जेनेटिक डिसऑर्डर है तो उसको हम लोग इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं इनके पास ऐसी कोई जीन्स तो नहीं है कि जो आगे जाके बच्चे को भी वो चीज़ें आने लग जाएं। सो इस सब को हम प्री कॉन्सेप्शनल काउंसलिंग कहते हैं। इसी समय हम जो भी लेडी प्रेगनेंसी प्लान करना चाहती है उसको फोलिक एसिड शुरू कर देते हैं, जो कि 3 महीना पहले से शुरू कर देनी चाहिए प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। तो कितनी ज़रूरी हो जाती है और क्या सभी को ये काउंसलिंग लेनी चाहिए? हर इंसान को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग लेनी चाहिए। इट शुड बी डन। बिल्कुल। इसके अलावा जब हम बात करेंगे कि एक सुरक्षित डिलीवरी के लिए अस्पताल में किन सुविधाओं का होना ज़रूरी है एज अ डॉक्टर, आप सजेस्ट करेंगे? देखो, WHO के अनुसार हर महिला की डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी नहीं होती इसलिए मोर्टेलिटी रेट बहुत बढ़ जाता है।
और जब भी आपने प्रेगनेंसी प्लान कर ली और आप डिलीवरी के बारे में सोच रहे हैं, आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी सेंटर आप चूज़ कर रहे हैं डिलीवरी के लिए, वहाँ पे डॉक्टर की अवेलेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है, अच्छा स्टाफ होना बहुत ज़रूरी है। उस हॉस्पिटल में आपको इमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होनी चाहिए कि बाई चांस सिजेरियन करना पड़ा तो ऐसा नहीं कि वहाँ से कहीं और शिफ्ट किया जाए पेशेंट को, तो इमरजेंसी सिजेरियन की फैसिलिटी होनी चाहिए। फिर वहाँ पर ब्लड बैंक की फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड की आवश्यकता किसी भी लेडी को किसी भी समय पड़ सकती है। फिर वहाँ पे आईसीयू का बैकअप होना चाहिए कि अगर बाई चांस उसकी तबीयत खराब हो गई ड्यूरिंग डिलीवरी तो पीछे आईसीयू बैकअप मिलनी चाहिए। और चौथी चीज़, नर्सरी उस अस्पताल में हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए, क्योंकि आने वाला बच्चा किस अवस्था में बाहर आता है और उसको क्या बैकअप चाहिए होगी, क्या पता उसको शुरू में ही रिससिटेट करना पड़ जाए। तो इसलिए इन चारों चीज़ों की ज़रूरत की अवेलेबिलिटी हमेशा देखनी चाहिए जब भी आप हॉस्पिटल डिसाइड करते हैं। और ये वाला डिसीजन जो है, ये हमारा जो स्त्री और बच्चे का मृत्यु दर कम करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। और हर डिलीवरी इंस्टीट्यूशन में होनी चाहिए, घर पे कोई डिलीवरी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। और ये ज़रूरी भी है कि आज के लोग इस चीज़ को समझें और जागरूक रहें और ऐसे ही अस्पतालों का और इंस्टीट्यूशंस का रुख करें। डॉक्टर साहब, एक टर्म और है पेनलेस डिलीवरी, ये क्या होती है और ये कैसे होती है? इसके लिए जो प्रोसीजर का इस्तेमाल किया जाता है, क्या ये कभी इफेक्ट भी कर सकता है, यानी साइड इफेक्ट भी हो सकता है इसका? पेनलेस डिलीवरी में क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी है जब वो लेबर में जाती है तो हम उसकी रीढ़ की हड्डी में एक टीका लगाते हैं। टीका लगाने वाले एनेस्थेटिस्ट होते हैं। उस टीके से जो नीचे का हिस्सा है वो सुन्न हो जाता है, वो चलता है पर सुन्न हो जाता है। इससे क्या है कि दर्द महसूस नहीं होता प्रसव के दौरान। ये एक सेफ प्रोसीजर है। हमारी तकरीबन 70% महिलाएं हमारे अस्पताल में भी उनका पेनलेस डिलीवरी किया जाता है। उसकी आउटकम बहुत अच्छी है और हमारी सारी ACOG और इंडियन गाइडलाइंस इस चीज़ को प्रमोट करती है। लेकिन कई बार देखा गया है कि पेनलेस डिलीवरी की वजह से आज के समय में हो सकता है टेक्नोलॉजियां बदल गई हैं, लेकिन पहले के ज़माने में कहा जाता है कि जिसको इंजेक्शन लगते थे उसको कमर में दर्द हमेशा बाद में भी बना रहता था। देखो, ऐसा है कि कमर का दर्द तो 2 साल तक रहेगा ही जब तक बच्चे के पीछे आप दौड़ रहे हो। उसको, उस दर्द को नाम आप इंजेक्शन को दे दो, वो गलत हो जाए। मतलब एक ही मिथ है, वो मिथ है। पेनलेस डिलीवरी वाला जो टीका लगता है उससे कमर का दर्द नहीं हो सकता। और क्या एक और मिथ पर जब हम बात कर रहे हैं तो मैं और समझना चाहूँगी कि जब कई महिलाओं को ये भी डर रहता है कि ये इंजेक्शन लगने से सिजेरियन बेबी होने के बाद वेट गेन बहुत ज़्यादा होता है, बहुत एक्सेसिव वेट गेन हो जाता है, क्या इसे भी एक मिथ माने? एक्सेसिव वेट गेन क्यों होता है? देखो, पुराने ज़माने में जब स्त्री की डिलीवरी होती थी तो उसको लड्डू खिलाए जाते थे, पंजीरी खिलाई जाती थी। वो इसलिए खिलाई जाती थी कि उसके बाद उसने बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्क करना होता था। हमारे यहाँ पर ऑलरेडी जब प्रेग्नेंट पेशेंट आती है वो ऑलरेडी आजकल नॉर्मल वेट 70 से ऊपर ही होता है, कईयों का तो 100 तक भी होता है। अब वो डिलीवर होने के बाद भी लड्डू पंजीरी खा रही होती है कि शरीर में ताकत आनी चाहिए। ताकत किस लिए आनी है? कोई फिजिकल वर्क तो करना नहीं है। उस प्रोसेस में वो वेट गेन कर जाती हैं। और इमीडिएटली पोस्ट डिलीवरी मैं ये कहूँगी कि हर लेडी को अपने वेट का ध्यान रखना चाहिए, उसको बढ़ने नहीं देना चाहिए। डिलीवरी की बात हो गई, लेकिन आपने शुरू में एक टर्म यूज़ किया था जब आप डिस्क्राइब कर रही थी इनफर्टिलिटी। तो आज के समय में ज़्यादातर हम केसेस देख रहे हैं इनफर्टिलिटी की ओर, ज़्यादातर महिलाएं जो बढ़ रही हैं, बेबीज़ नहीं हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हैं। एक तो एज की वजह से हम कहें कि प्लानिंग भी लोग लेट कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ऐसे क्या रीजंस हैं जो इनफर्टिलिटी की ओर महिलाओं को आगे बढ़ा रहे हैं? आजकल की फीमेल्स जो है ना, उनकी अटेंशन डाइवर्टेड है। वो अपने प्रोफेशन की को भी इक्वल इम्पोर्टेंस देना चाहती हैं और प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ उनके लिए एक साइड वाला काम हो गया है। सो एक तो उस तरफ को रुझाव नहीं है उनका, और दूसरी तरफ वो लोग प्रेगनेंसी बहुत लेट प्लान करते हैं। जब वो लेट प्रेगनेंसी प्लान करते हैं तो अंदर ईश्वर ने तो गिन के ही कीटाणु भेज के हमें दिए हुए हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा यूटिलाइज हो चुके होते हैं। मैं इस प्लेटफॉर्म से ये सलाह दूंगी कि जो लड़कियां प्रेगनेंसी लेट प्लान कर रही हैं उनको अपने एग्स प्रिजर्व करा लेने चाहिए। तो आपके हिसाब से एक आइडियल एज क्या है प्लानिंग की
और इसके आगे एग प्रिजर्व करने की बात कही, वो भी मैं चाहूंगी कि आप उसके बारे में भी बताएं कि उसको लेकर भी कई तरह के मिथ रहते हैं लड़कियों के बीच में, महिलाओं के बीच में, कि क्या ये सेफ है, क्या इसका असर हमें आगे मिलेगा या फायदा मिलेगा या नहीं। ऐसा है कि 30 साल की उम्र के आसपास आपको प्रेगनेंसी प्लान कर लेनी चाहिए, क्योंकि बढ़ती उम्र के साथ बच्चे में एनॉमलीज होने का भी रिस्क बढ़ता चला जाता है। और यदि आपने 35 की एज क्रॉस कर ली है और आप अभी प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, तो आपको अपने AMH लेवल्स करा के, FSH करा के, अगर वो डिरेंज होने शुरू हो रहे हैं तो आपको अपनी एग प्रिजर्वेशन करा लेनी चाहिए, ताकि ये ना हो कि आपके एग्स ही खत्म हो जाएं जब तक आप प्रेगनेंसी प्लान करें। एक आइडियल AMH की वैल्यू आपके हिसाब से कितनी होनी चाहिए जिसके बाद डरने की जरूरत नहीं है एक महिला को? अगर AMH आपका 1 से नीचे जाना शुरू हो रहा है तो आपको अपनी एग प्रिजर्वेशन जरूर करा लेनी चाहिए। बिल्कुल। अब डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जैसे जैसे महिलाओं की उम्र बढ़ती है, 40 साल की उम्र के बाद कौन कौन सी ऐसी जांच हैं, टेस्ट हैं जो महिलाओं को नियमित रूप से अपने करवाने चाहिए? देखो, 40 इयर्स के बाद आप एक पेरी मेनोपॉजल एज ग्रुप में पहुंच जाते हैं और उस एज के बाद आपके अंदर बहुत सारी बीमारियां आने की संभावना रहती है। तो जब आप 40 क्रॉस करें तो अपना हीमोग्लोबिन जांच कराएं, थायराइड प्रोफाइल चेक करवाएं, अपनी शुगर की जांच करवाएं। सेम आपको अपना पैप्समियर, जो हम LBC और HPV कहते हैं कि कैंसर स्क्रीनिंग करानी चाहिए बच्चेदानी के मुंह की, वो करानी चाहिए हर 5 साल में। और मेमोग्राफी, जो ब्रेस्ट कैंसर आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, उसके लिए नियमित हर 2 साल में स्क्रीनिंग करानी चाहिए। और एक अपनी हड्डियों की जांच, डेक्सा स्कैन कराना चाहिए, जिससे कि आपको ये पता चले कि आपकी हड्डियां कमज़ोर तो नहीं हो रही हैं, ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ तो नहीं जा रही हैं। उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेनी है? एक तो जीवन हो गया जो आपने बच्चे पैदा करने में लगा दिया, अब ये आपकी सेकंड इनिंग्स है आपके जीवन की, तो इसमें आपको दोबारा से अपने शरीर की तैयारी करनी है कि मैं इस एज से पीसफुली और हेल्दीली कैसे पार करूं। बिल्कुल। मेनोपॉज का लिपिड प्रोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय चेक करना, क्योंकि डिस्लिपिडेमियाज भी इस एज पे बहुत कॉमन हो जाते हैं। तो 40 के बाद कितने अंतराल में ये टेस्ट महिलाओं को करवाने चाहिए? जो ब्लड टेस्ट हैं वो तो हर साल करा लेने चाहिए, जो मेमोग्राफी हर 2 साल में करानी चाहिए। और यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री है किसी तरह के कैंसर की, तो उसकी काउंसलिंग अलग होती है कि आपके फैमिली में कहीं कोई जेनेटिक कैंसर तो नहीं चल रहा। उसके लिए आजकल क्या आ गया है कि अगर आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं और वो आपको बताता है कि हाँ, आपके अंदर वो जीन्स हैं जो आपको प्रीडिस्पोज करती हैं फैमिलियल कैंसर की तरफ, तो उस सिचुएशन में हम उस लेडी की ओवरीज पहले ही निकाल देते हैं ताकि वो उस रिस्क की तरफ ना जाए और उसको हार्मोन्स के ऊपर शुरू कर देते हैं। सो ये सारी चीज़ें आजकल हैं और इसका फ़ायदा हर लेडी को उठाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर सोनल, मेनोपॉज के दौरान हॉट फ्लैशेस क्या होते हैं और उससे कैसे निपट सकती है एक महिला? जैसे ही आपकी उम्र 45 के पार जानी शुरू होती है और मेनोपॉज के सिम्टम्स आने शुरू होते हैं, तो सबसे पहला सिम्टम जो है वो हॉट फ्लैशेस का आना शुरू होता है। इसमें अचानक से गर्मी लगती है, फिर अचानक से ठंड लगनी शुरू हो जाती है और ये बहुत डिस्ट्रेसिंग होती है। इसमें कई बार काम करना भी मुश्किल हो जाता है। जो वर्किंग लेडीज़ हैं उनके लिए इसको निभा पाना बड़ा मुश्किल काम होता है। सो इसमें ये देखना होता है कि आप एक तो कॉटन के कपड़े पहने, दूसरा आप ये अचार, कॉफ़ी, इन चीज़ों का सेवन ना करें, मिर्ची ना खाएं, पानी बहुत ज़्यादा पिएं, ठंडे वातावरण में रहें, AC, या फिर अगर आप अफोर्ड करते हैं वर्क फ्रॉम होम तो कहीं पहाड़ों में चले जाओ गर्मियों के दौरान काम करने के लिए। और अगर फिर भी आप रिलीव नहीं होते हैं तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से बात करें, वो आपको हार्मोन्स के ऊपर शुरू करेंगे और इससे आपकी जो तकलीफ है वो दूर हो जाएगी। उसको सहन करते नहीं रहो, उसका हल ढूंढो, उसको मैनेज करो। बिल्कुल, बीमारी का इलाज ढूंढना, हल ढूंढना एक भी आपको बीमारी से बचा सकता है। डॉक्टर सोनल, मैं ये भी आपसे समझना चाहूँगी कि क्या गर्भाशय प्रोलॉग के साथ पेशाब से संबंधी भी समस्याएं हो सकती हैं? जब मेनोपॉज आता है उसके बाद ये एक बड़ी समस्या आती है कि आपको यूरिनरी प्रॉब्लम्स सबसे पहले आना शुरू होती हैं। आप टॉयलेट जाने से पहले आपको यूरिन लीक हो जाता है, आप बार बार टॉयलेट जाते हैं यूरिन पास करने के लिए, आप मॉल नहीं जा सकते कि नहीं कोई इमरजेंसी हो गई तो मैं टॉयलेट कहाँ जाऊँगी, यूरिन बीच में लीक हो जाता है। सो ऐसी समस्याएं जब भी आएँ तो आपने तुरंत अपने डॉक्टर को कांटेक्ट करना है। और इन समस्याओं के हल हैं, खांसने छींकने पर यूरिन पास हो जाना, इन सभी समस्याओं के हल हैं जो डॉक्टर आपको दे सकता है। दूसरा,
प्रोलैप्स एक वो सिचुएशन है कि जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई होती है, जिन महिलाओं की, उनके टिश्यूज़ वीक हो जाते हैं और यूट्रस बाहर की तरफ आना शुरू हो जाता है। उसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप नीचे कीगल्स एक्सरसाइजेस करना शुरू करो, जिसमें हम मोशन के रास्ते को दबाते हैं, छोड़ते हैं, दबाते हैं, छोड़ते हैं। ये 15-20 दफ़ा सुबह, 15-20 दफ़ा दोपहर को, 15-20 दफ़ा रात को करें, आराम से बैठकर सांस अंदर को खींच के। इससे भी आपका टिश्यूज़ जो है वो प्रोलैप्स होने से बचेंगे। और नहीं अगर आराम आ रहा तो पेसरीज यूज कर सकते हैं, जिससे कि ऊपर पुश हो जाए, और उससे भी नहीं आराम आता तो फिर सर्जिकल ऑप्शंस भी बहुत अच्छी हैं। पब्लिक और आजकल तो जो उसके लिए सर्जरी है वो वेजाइनली ही करनी चाहिए। मैं एक और चीज़ इस समय बोलूँगी कि बच्चेदानी अगर निकालनी है तो उसको नॉर्मल ऑरिफिस, नेचुरल ऑरिफिस से निकालो। आपको लैप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी की तरफ नहीं जाना चाहिए, वेजाइनल सर्जरी की तरफ जाना चाहिए कि जिसमें हम नेचुरल ऑरिफिस से ही यूट्रस को निकाल देते हैं अगर ज़रूरत पड़ती है तो। और जितना पॉसिबल होए अपनी ओवरीज को नहीं निकलवाओ। अगर वो अफेक्टेड नहीं है तो 65 साल की उम्र तक अपनी ओवरीज को कंजर्व करो, क्योंकि ओवरीज निकालने से आपको सारे मेनोपॉज के सिम्टम्स और मेनोपॉज रिलेटेड प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा अपनी ओवरीज को सेव करके रखना चाहिए। डॉक्टर सोनल, एक आखिरी सवाल मेरा आपसे रहेगा, क्योंकि आपने जिस तरह से पब्लिक वॉशरूम्स का जिक्र किया था, तो जो आमतौर पर आजकल लड़कियों में बहुत ज़्यादा बड़ी समस्याएं देखने को मिलती हैं यूटीआई की, उन्हें कहीं भी पब्लिक वॉशरूम यूज़ करने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये समस्या क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है? देखो, पब्लिक वॉशरूम्स क्लीन नहीं होते हैं। उसके लिए आपको ध्यान देना है कि जब भी आप टॉयलेट जाएं, एक तो पहले सीट क्लीन कर लें, उसके बाद उसको यूज़ करें। हो सके तो उस पर ना बैठें। तीसरी चीज़ है, पेरिनियम को हमेशा वॉश रखना है। और जो जी आजकल हम जेट यूज़ कर रहे हैं ना, वो सबसे बड़ी बीमारी है। उससे क्या होता है कि पीछे से पानी का बहाव जो है आगे की तरफ आता है, जो कि स्टूल अगर वहाँ पे होएगा तो उससे रिलेटेड इकोलाई जो है वो आगे ट्रैवल कर जाएगा और वो इन्फेक्शन कॉज कर देगा। और पानी भी, क्योंकि हम सब वर्किंग हैं, पानी की मात्रा बहुत कम होती है आजकल, इनटेक बड़ी कम हो गई है। तो इन परेशानियों से बचने का हल यही है कि आप एक तो पानी बहुत ज़्यादा पिएं और टॉयलेट जाने को डिले ना करें। जब आप टॉयलेट जाना डिले करते हैं उससे भी इन्फेक्शंस प्रेसिपिटेट होते हैं। और सेफ, साफ़ सुथरी जगहों को यूज़ करें। आजकल तो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स भी आ गए हैं, पी सेफ वगैरह, जिससे कि आप खड़े होकर भी महिलाएं यूरिन पास कर सकती हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर सोनल, हमारे बीच में आकर तमाम महिलाओं से जुड़े हुए विषय पर चर्चा करने के लिए और उन मिथ को भी तोड़ने के लिए जो कि आज के हमारे समाज में बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। तो देखिए, महिलाओं की अगर हम स्वास्थ्य की बात करें तो महिलाएं जो कि अपने स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कई तरह की लापरवाहियां बरतती हैं और अनदेखी करती हैं, जिसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ता है। और इन्हीं सब मिथ को तोड़ने के लिए आज हमने एक विस्तार से डॉक्टर साहब से चर्चा की, जिसमें समझने का प्रयास किया कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।